तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 22। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सेकंड। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो समतलों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। जैसे मान लो मेरे पास एक यह प्लेन है, एक यह प्लेन है, तो इन दोनों के बीच में कितने क्या कोण बनेगा, यह मुझे प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए इन्हें देखेंगे। तो एक एक करके इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं और यहीं से इसे समझते हैं। दो समतलों के बीच का कोण, जिसे हम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स भी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे हम आज। तो परिभाषा को देखते हैं। दो समतलों के बीच का कोण उनके अभिलंबों के मध्य कोण द्वारा परिभाषित है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यह समतल हो जाएगा, यह दूसरा समतल हो गया। तो मान लो इसकी मैंने एक लंबत खींची और इसके बीच इसकी भी एक लंबत खींची। तो इन दोनों लंबत के बीच में जो कोण बनेगा, जैसे मान लो यह लंबत ए आ गई, दूसरी लंबत ए आ गई, तो इन दोनों लंबत के बीच में जो कोण बनेगा, वही कोण मेरे दोनों समतलों के बीच में होगा। तो बस यहाँ से आपको सीधी सीधी सी चीज समझ में आ गई होगी कि मुझे बस दोनों प्लेन को लेना है, उनके लंबत को निकालना है और उनके लंबत के बीच के कोण को निकाल देना है। उनके लंबत के बीच के कोण को जैसे ही निकलेगा, वहां से मुझे सीधा सीधा थीटा मिल जाएगा, और थीटा वही मिला वही जो कि हमारे दोनों समतलों के बीच का कोण है। ठीक है। तो यहाँ पर आकृति 11.18 ए में इसको बताया गया है। मैं इसको दिखाता हूँ अभी। ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि देखिए 11.18 ए, इसमें दिखाया गया है यह है मेरा पहला समतल, यह है मेरा दूसरा समतल। ठीक है। देख लीजिए, पहले समतल और दूसरे समतल के मैंने n2 कैप और इस समतल का मैंने n1 कैप, दोनों के मैंने लंबतक सदिश निकाल दिए। और जो भी इन अभिलंबों के बीच का कोण निकलेगा, देखिए, जो भी हमारे इन अभिलंबों के बीच का कोण होगा, वही मेरा इन दोनों प्लेन के बीच का कोण होने वाला है। ठीक है, तो अब इन्हें निकालते हैं हम एक एक करके। ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यदि दो समतलों के बीच का कोण थीटा है, तो 1 से 80 माइनस थीटा भी उनके बीच का कोण है। ठीक है, इतना को ध्यान रखना है। जैसे इनके बीच का कोण मान लो थीटा है, तो 1 से 80 माइनस थीटा, इसको मैं 1 से 80 माइनस थीटा लिखूंगा। तो 1 से 80 माइनस थीटा भी इनके दोनों के बीच का कोण होने वाला है। 1 से 80 माइनस थीटा क्यों होगा? क्योंकि 90 90 दोनों जो भी हमारे अभिलंब होंगे उन दोनों में जुड़ जाएगा, तो 1 से 80 वह हो जाएगा। और उसमें से जब हम थीटा घटा देंगे तो वह भी उन दोनों के बीच का कोण होगा। ठीक है। जो क्या है बी में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर 1 से 80 माइनस थीटा होगा यह कोण, और थीटा होगा यह कोण। तो 1 से 80 माइनस थीटा भी इसका कोण हो सकता है, थीटा भी इनका कोण हो सकता है। मान लो मेरे पास दो प्लेन कुछ इस तरह से जा रहे हैं, तो इनके इस साइड का कोण भी थीटा हो सकता है, और इसके इस साइड का कोण जो कि 1 से 80 माइनस थीटा है, वह भी इन दोनों के बीच का कोण हो सकता है। ठीक है। अब आगे देखेंगे। तो हम न्यून कोण को ही समतलों के बीच का कोण लेंगे, तो जो हमारे दोनों कोणों में से सबसे न्यूनतम कोण आएगा, उन्हीं को हम समतलों के बीच का कोण लेने वाले हैं। मान लो मेरे पास एक कोण आ गया 30 डिग्री, एक कोण आ गया 150 डिग्री। ठीक है, तो दोनों कोणों में सबसे न्यूनतम कोण कौन है? आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को ही हम सबसे न्यूनतम कोण लेने वाले हैं। ठीक है। तब किसी सार बिंदु पे तो न्यूनतम कोण लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गए थे। तो मान लीजिए कि समतलो आर कॉमा एन कॉम वन बराबर D1 था। ठीक है, और आर डॉट N2 का था D2। यहाँ पर था D1 के बराबर, यहाँ पर था D2 के बराबर। ठीक है, यह हमारी समतल की समीकरणाएं हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास समीकरण है, उन्हीं के हल से हम इसका कोण थीटा निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या है? थीटा। तब किसी सात बिंदु के समतलों तक खींचे गए अभिलंबों के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास यह एक अभिलंब ए है, ये है एक अभिलंब बी है। इसको नहीं, इसको मैं अभिलंब पाई 1 मान लेता हूँ, इसको अभिलंब पाई 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो पाई 1 के ऊपर जो हमारे अब वो आएगा, उसको मैंने एन
वन कैप मान लिया। तो ठीक है, पाई टू के अंदर जो पाई टू के ऊपर जो आ रहा था उसको मैंने एन टू कैप मान लिया। ठीक है, तो इसको मैं एन वन कैप मान लूंगा और इसको मैं एन टू कैप मान लूंगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें पता कैसे चलेगा। तो इन दोनों के बीच का थीटा आपको ध्यान होगा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम इसका इन दोनों के बीच का थीटा सदिश गुणनफल की मदद से भी निकाल सकते हैं व अदिश गुणनफल की मदद से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें सबसे सरल किस में पड़ता है, सबसे सरल हमें पड़ता है अदिश गुणनफल की मदद से इसका कोण निकालने में। तो अदिश गुणनफल में क्या है, अदिश गुणनफल में हमें दिया होता है कि ए बी cos थीटा, यह होता है हमारे ए डॉट बी के बराबर। तो यहाँ पे देख लीजिए वही आ गया कि एन वन डॉट एन टू कैप, यह हो जाएगा मेरा दोनों के सदिश का मैंने अदिश गुणनफल निकाल दिया और उसको भाग कैसे कर दिया, उसको भाग कर दिया ए के परिमाण से और बी के परिमाण से। और cos थीटा को मैं इसी तरफ रखूंगा जिससे मुझे cos थीटा का मान पता चल जाएगा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन वन कैप एन वन सदिश डॉट एन टू सदिश और भागे एन वन और एन टू सदिश। इसको हमने रेफरेंस कहाँ से लिया है, इसका मैंने रेफरेंस लिया है सेक्शन 10.6.1 से, जो कि हमारा 10 सदिश बीजगणित का चैप्टर है, उसके 6.1 में आप जरूर देखिएगा। तो यह आपको cos थीटा बराबर, यह मैंने कैसे लिख दिया यह आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने यहाँ पर बता दिया कि cos थीटा बराबर यह कैसे लिख दिया मैंने, सदिश जो कि अदिश गुणनफल था उसके बराबर यह होता है। तो अदिश गुणनफल की मदद से मैंने cos थीटा बराबर लिख दिया एन वन सदिश डॉट एन टू सदिश भागे एन वन सदिश का परिमाण और गुणा एन टू सदिश का परिमाण। ठीक है, यह मैंने यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया है। तो बस यहाँ से आपको cos थीटा मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, तो अब इसका आगे देखेंगे। तो आगे हमें cos थीटा जो कि निकल आया है वह क्या निकला है, एन वन सदिश डॉट एन टू सदिश भागे एन वन सदिश और एन टू सदिश का परिमाण। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम देखेंगे थीटा कैसे निकलेगा। तो अभिलंबों के बीच का कोण देख लीजिए, पहले ए हो जाएगा मेरे एन वन। जैसे देखिए समतल एक है, समतल एक के समतल एक देखिए जो कि थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है वह हमारा समतल एक है, और जो बिल्कुल सीधा जमीन पर रखा है वो वह हमारा समतल दो है। तो समतल एक के जब हमने एक लंबवत सदिश खींची उसको मैंने एन वन मान लिया, और समतल दो के जब मैंने लंबवत सदिश खींची तो उसको मैंने एन टू मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों सदिश के बीच का मुझे कोण को निकालना है जो कि हमारा थीटा होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर इसको यह हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि यह 90, इन दोनों के बीच का जो भी कोण है वह 90 है। ठीक है, और दूसरी साइड में मेरा कोण हो जाएगा थीटा, क्योंकि यह दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यह भी 90 के बराबर है और यह भी 90 के बराबर है, क्योंकि इन दोनों का कोण के बीच का कोण यह 90 के बराबर है। तो यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों को कोणों को मैंने थीटा मान लिया है। और यह हम पहले ही देख चुके हैं कि यह अगर थीटा होगा तो एक सीधी लाइन आपने देखी होगी, अगर यह थीटा है तो यह कोण कितना हो जाएगा, 180 में से हम उसे घटा देंगे। ठीक है, माइनस थीटा, जैसे मान लीजिए यह कोण हो गया 60, तो 180 में से हम उसे घटाएंगे तो वह बचेगा 120, तो यह 120 हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं ऐसे भी सकता हूँ, तो मान लो यहाँ पर यह कोण हो गया 90, तो दूसरी साइड का कोण भी 90 हो जाएगा। अब आपको सबसे सरल समझ में आ रहा होगा, एक सीधी लाइन का कोण होता है भाई 180 होता है, यह आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के कोणों में जो भी हमारा न्यूनतम कोण आएगा उसे हम इन दोनों के बीच का कोण मान लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे दोनों, ठीक है, आगे मुझे cos थीटा बस यहीं से निकाल लेना है और बस इसको सीधे कर देना है खत्म। अब हम आगे टिप्पणी दी गई है तो टिप्पणी को हम देखते हैं। दोनों समतल परस्पर लंबवत हैं, मतलब कि दोनों समतल के परस्पर एक लंबवत मैंने एन वन और एन टू मान ली है। ठीक है, और अगर एन वन डॉट एन टू जीरो है और समांतर है, यदि एन वन और एन टू समांतर है तो मैं हम ऐसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन कुछ इस तरह से, एक प्लेन कुछ इस तरह से है, तो इसकी लंबवत कुछ इस साइड आ जाएगी, इसकी लंबवत कुछ इस साइड जाएगी, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90। तो एन वन डॉट एन टू जिसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं वह जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अगर एन वन डॉट एन टू सीधे सीधे जीरो के बराबर आ गया
तो मतलब कि वह दोनों समतल परस्पर लंबवत हैं, मतलब कि दोनों सदिश एक दूसरे से 90 कोण पर स्थित हैं। ठीक है। और समांतर, समांतर कब होंगे? जब N1 और N2 दोनों लंबवत हमारे समांतर हो जाएंगे। ठीक है। समांतर का मतलब कि एक प्लेन ऐसा है, एक प्लेन ऐसा है, मतलब कि दोनों की दिशा एक बराबर है। और उन दोनों का कोण हम कैसे निकालेंगे? तो N1 और N2 के बीच का कोण हो जाएगा 0, क्योंकि मान लो यह प्लेन ऐसा है, यह प्लेन ऐसा है, तो दोनों के बीच का कोण होने वाला है, जब हम दोनों को एक पास में रख देंगे तो दोनों के बीच का कोण होने वाला है 0। या फिर हम इसे 1 से 80 भी बोल सकते हैं। मान लो एक प्लेन उस तरफ जा रहा है, एक प्लेन इस तरफ जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर सबसे न्यूनतम कोण लेना है। सबसे न्यूनतम कोण हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसके कार्तीय रूप को। ठीक है। तो कार्तीय रूप को चलिए देखेंगे। तो कार्तीय रूप को हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। तो मान लीजिए समतलों, मैंने दोनों समतल मान लिए A1x B1/C1z प्लस D1 = 0, यार मैंने पहला समतल मान लिया। अब दूसरा समतल देखें, जो कि हो जाएगा A2x B2y प्लस C2z और प्लस D2 = 0, यार मेरा दूसरा समतल हो जाएगा। इन दोनों के बीच के कोण को मैंने क्या मान लिया है? जो कि है हमारा थीटा। तो यहाँ से इन समतलों के अभिलंब के दिग अनुपात A1 B1 और C1 है। तो ठीक है, इनके दिग अनुपात हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं कि इसके दिग अनुपात हो जाएंगे A1 B1 C1, और दूसरे वाले के दिग अनुपात हो जाएंगे A2 B2 और C2। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। तो अभिलंब से हम दिग अनुपात हमने भी निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे cos थीटा, cos थीटा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि cos थीटा कैसे निकलते हैं, उन दोनों के अदिश गुणनफल की मदद से। ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ सीधे सीधे गुणा करूंगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और फिर आखिर में जो भी आएगा उसको हम उन पूरे के परिमाण से विभाजित कर देंगे। देखिए, तो मैंने यहाँ पर किया A1 × A2 B1 × B2 और C1 × C2। और नीचे हम लिख देंगे A1 का वर्ग B1 का वर्ग और C1 का वर्ग, और साथ में लिखेंगे A2 का वर्ग B2 का वर्ग और C2 का वर्ग, और साथ में इन दोनों का हम वर्गमूल निकाल देंगे। यह हमने कहाँ से लिया है? यह भी हमने लिया है जी ग्रेड 12, जो कि हमें 12वीं कक्षा है, उसके 10.61 यह आपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। यहाँ पे जो जिस भी सर ने आपने 10वां चैप्टर हमारा क्या है, जो कि हमारा सदिश बीजगणित। तो जिस भी सर ने हमारा सदिश बीजगणित पढ़ा है, उसकी आप द्वारा वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यह कैसे लिख दिया है, cos थीटा बराबर सीधा सीधा। ठीक है। देखिए, जैसे हमें ए बी बराबर दिया गया था A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और B1 बराबर दिया गया था B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? सीधे सीधे आई को आई के साथ गुणा करो, जे के साथ गुणा करो, के को के के साथ गुणा करो। तो यह हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो यहाँ से A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, यह तीनों आ जाएंगे। ठीक है। तो यह आ गया। इसी तरह से मैंने इसको लिख दिया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिग अनुपात इसी क्रमांश में दिए हुए थे। तो cos थीटा हमारे से यहीं से कार्तीय रूप में यही आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम एक टिप्पणी भी अंतिम में देखने वाले हैं। ठीक है। तो एक टिप्पणी के अंदर 2 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, एक एक करके इन्हें देखते हैं। यदि दोनों समतल परस्पर लंब हैं, तब थीटा बराबर 90 है। मतलब कि एक समतल ऐसा है और दूसरा समतल ऐसा है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होने वाला है। तो इस तरह cos थीटा 0 होगा। अतः cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। और यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ A.B सदिश। ठीक है। A.B सदिश क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मेरा अदिश गुणनफल। मतलब कि यह दोनों सदिशों के बीच का अदिश गुणनफल 0 होने वाला है। इसी को इन्होंने थोड़ा अच्छे से लिख दिया है, जो कि होगा A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस का C1 C2 0 के बराबर होने वाला है। क्योंकि cos थीटा, जो कि थीटा 90 है, cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान होता है 0। और ये दोनों समांतर है। अगर मान लो दोनों समतल समांतर हैं, एक समतल ऐसे जा रहा है और दूसरा समतल हमारा ऐसे जा रहा है, तो हमें क्या करना है? बस A1/A2 और B1
भागे B2 और C1 भागे C2 एक बराबर होने वाले, क्योंकि इनकी दिशा एक जैसी है तो वह केवल लेमडा के गुणांतर ही होगा। तो लेमडा 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 तीनों से कट जाएगा और यहाँ पे A1 भागे A2, B1 भागे B2 और C1 भागे C2, यह तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे क्योंकि यह समतल समांतर है और समांतर होने की वजह से इनकी दिशा भी एक जैसी है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जब दो समतल लंब होते हैं तो उनके A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो होता है। और यदि दोनों समतल समांतर हैं तो A1 बटा A2 प्लस बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 एक बराबर होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हम पढ़ चुके हैं दो समतलों के बीच का कोण, जिसे हम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स भी कहते हैं। तो इसको मैं बस एक बार थोड़े फटाफट से रिकेप करवा देता हूँ। तो दो समतलों के बीच का कोण बस क्या करना है हमें, एक समतल लेना है, दूसरा समतल लेना है, दोनों समतलों का मुझे अभिलंब निकालना है या फिर उनकी लंबवत सदिश निकालनी है, और दोनों लंबवत सदिश के बीच में जो कोण आएगा वही हमारे समतलों के बीच का कोण होगा। ठीक है, तो उनके बीच का कोण मान लो थीटा आ गया, तो थीटा से हम निकाल देंगे N1 डॉट N2 भागे N1 और N2 का परिमाण को। तो यहाँ से मुझे सीधा सीधा यहाँ पे cos थीटा मिल जाएगा, तो यहीं से मैं थीटा निकाल लूंगा जो कि उन दोनों समतलों के बीच का कोण है। उसके बाद इसको मैंने समझाया कि क्या, मतलब इससे चित्र की मदद से समझाया कि यह थीटा कैसे होता है। और इसके बाद हमने एक टिप्पणी भी देखी थी, यहाँ पर मैंने बताया कि अगर दोनों प्रस- समतल परस्पर लंबवत हैं तो उनके बीच का अदिश गुणनफल जीरो होने वाला है, और अगर समांतर है तो N1 और N2 भी समांतर होंगे। और उसके बाद हमने इसके घातीय रूप को भी निकाला जो कि आया cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और हमने इसको A1 A सदिश और B सदिश के दोनों के परिमाणों से विभाजित कर दिया है जो कि आएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और उसके बाद A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा cos थीटा भी आ गया। और यह cos थीटा कहाँ से आया, मैंने इस cos थीटा का फॉर्मूला कहाँ से लिया, तो वह लिया है मैंने 10.6.1 से। तो ये आप वहां पे जाके देख लीजिएगा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, अगर याद नहीं आ रहा है तो। उसके बाद हमने टिप्पणी में भी देखा कि अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो के बराबर होते हैं। और अगर दोनों समतल समांतर होते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यह तीनों एक बराबर होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ चुके हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 22 और उदाहरण नंबर 23। उदाहरण नंबर 22 और 23 में हम जो आज पढ़ चुके हैं वही वही चीज पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने जो भी पढ़ा आप एक बार उदाहरण नंबर 22 व उदाहरण नंबर 23 को खुद से हल करके देखिएगा, आपसे जरूर हो जाएंगे, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि इसमें केवल ज्यादा कठिन कोई फॉर्मूले है नहीं। बस इसमें एक cos थीटा का घातीय रूप में फॉर्मूला है और एक cos थीटा का साधारण रूप में फॉर्मूला है, क्योंकि आप सीधे सीधे समझ गए होंगे कि उसके लंबगत सदिश को हमें निकालना है और बस उसका cos थीटा निकाल देना है। ठीक है, तो हम आगे बस उदाहरण नंबर 22 उदाहरण नंबर 23 की करने वाले हैं, यह एक बार आप से जरूर करके आइएगा। और जो भी आज हमने पढ़ा है भाई एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा किताब से। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद, मैं आशा करता हूँ अगले वाले लेक्चर में आप यह सभी चीजें पढ़कर आए थे, आओगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।